भारत और नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों की दार्चुला नेपाल में हुई बैठक। भारत और नेपाल के बीच प्रशासनिक स्तर की बैठक दार्चुला नेपाल में संपन्न हुई है। उप जिला अधिकारी आईएएस दिवेश सासनी ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक में भारत और नेपाल के कई विषयों पर चर्चा वार्ता हुई है। दोनों मित्र राष्ट्र आपसी सामंजस्य से दोनों देशों के नागरिकों को होने वाली परेशानियों का समाधान करेंगे। कुछ दिनों के बाद फिर से भारत नेपाल के अधिकारी संयुक्त तौर पर बैठक करेंगे। बैठक में नेपाल के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय, धारचूला एसडीएम दिवेश सासनी तथा दोनों देशों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ से रेवेन्यू टीम की तरफ से मैं और हमारी इरिगेशन के एई साहब और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स गए थे। हम यहाँ पे जो रिवर प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं, जो वॉल बन रही है, उसका हमारा प्लान उनसे डिस्कस करने गए थे कि हमारा क्या प्लान है, ताकि उन्हें कोई ऐसा डाउट ना रहे फ्यूचर के लिए। हमने उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बताई है कि नेपाल क्या करेगा, ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना रहे, ना नेपाल को भी दिक्कत रहे। हम दोनों मित्र राष्ट्र हैं। हमारी यही डिस्कशन हुई कि कोई भी प्रॉब्लम उनकी हो या कोई भी प्रॉब्लम हमारी हो, उसका सोल्यूशन एक दूसरे से डिस्कस करके ही रहेगा। तो उन्होंने अभी हमारी ये तो प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था। कुछ कंसर्न्स उन्होंने रखे, कुछ कंसर्न्स हमने बताया। भी सेकेंड राउंड ऑफ फॉलो अप भी होगा, वो शायद आने वाले 10 या 15 दिनों में एक बार होगा। मदकोट में चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। प्रधानाचार्य बलवंत बथ्याल रहे मुख्य अतिथि। 1 दिसंबर गुरुवार को मदकोट जीआईसी के खेल मैदान में 24वीं चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जीआईसी मदकोट के प्रधानाचार्य बलवंत बथ्याल तथा विशिष्ट अतिथि विक्रम परिहार, डॉक्टर राजेंद्र मर्तोलिया, गंगा सुमत्याल के द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया। उद्घाटन मुकाबला जीआईसी मदकोट तथा मदकोट बॉयज के बीच खेला गया, जिसमें जीआईसी मदकोट विजेता रही। मैच का आंखों देखा हाल नरेश कर्तवाल, बबलू पांगती के द्वारा सुनाया गया। छिरकिला जमकू 5 महीने से बंद मोटर मार्ग को खोलने की ग्रामीणों ने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। पिछले 6 माह से बंद छिरकिला जमकू मोटर मार्ग को खोलने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान शोभन सिंह के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई कार्यालय निगालपानी पहुंचकर अधिशासी अभियंता किशन एरी को ज्ञापन सौंपकर 5 दिनों में बंद मोटर मार्ग नहीं खुलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हम ग्राम सभा जमकू से सभी लोग डेलीगेशन लेके अपनी रोड की समस्या के बारे में पीएमजीएसवाई के ऑफिस में आए और यहाँ के मुख्य अधिकारी से हमने चर्चा करी और 5 दिन का हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन के अंदर हमारी रूट में कार्रवाई हो जानी चाहिए, अन्यथा हम 5 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। ग्राम सभा जमकू से आए, रोड की समस्या लेके आए थे। जून के महीने से रोड बंद थी, 6 महीने हो गए हैं। प्रशासन को हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 5 दिन में अगर रोड नहीं खुल पाई, काम चालू नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर अनशन धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। गोरी पुल से मेला स्थल तक सौंदर्यीकरण, मोटर मार्ग तथा तटबंध निर्माण की सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला दत्ताल ने की मांग। जोलजीबी की सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला दत्ताल ने उप जिला अधिकारी दिवेश सासनी को आज धारचूला में ज्ञापन सौंपकर ऐतिहासिक जोलजीबी मेला स्थल से गोरी नदी पर बने मोटर पुल तक तटबंध निर्माण के साथ मोटर मार्ग निर्माण करने सहित मेला स्थल क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए घाट का निर्माण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेला स्थल में सौंदर्यीकरण होना आवश्यक है, साथ ही तटबंध के साथ मोटर मार्ग के बनने से व्यापारियों को मेला स्थल तक सामग्री लाने में आसानी होगी। साथ ही यह तटबंध बनने से ग्रामीणों को आपदा के खतरे से भी सुरक्षा प्रदान करेगी। 23 वर्षों के बाद बांसबगड़ जीआईसी के खेल मैदान में शुक्रवार से शुरू होगा रामलीला का मंचन, तैयारियां हुई पूरी। 23 वर्षों के बाद बांसबगड़ में रामलीला मंचन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलाकारों ने गुरुवार को अंतिम दौर का अभ्यास किया। शुक्रवार 2 दिसंबर से जीआईसी के खेल मैदान में रामलीला मंचन का शुभारंभ होगा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ग्राम प्रधान बांसबगड़ दीपक जोशी ने बताया कि रामलीला मंचन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 वर्षों के बाद फिर से रामलीला शुरू हो रही है, जिसको लेकर सभी स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के द्वारा जीआईसी बलवा कोट में छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग के साथ साथ विभिन्न विषयों पर किया गया जागरूक।
गुरुवार को पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन परवेज अली के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बलवाकोट में स्कूली छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग की गई। साथ ही बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति तथा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के उत्तराखंड पुलिस ऐप, गोरा शक्ति ऐप के साथ साथ डायल 112, 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों व शंकाओं का पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जवाब देते हुए उनका समाधान किया गया। करियर काउंसलिंग में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी से बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी तथा सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। मेरी विधानसभा में जो देवी आपदा आई, 4 बार खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया और बहुत सी योजनाओं में उनने आदेश भी किए, मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत से जो ये घोषणा थी 2013 के तर्ज पे, पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि जहां पर इस बार आपदा आई है माइग्रेशन के गांव, खोतिला जो गांव है वहां पे हमारे दारमा, चौदास, ब्यास के जो माइग्रेशन के लोग हैं वो रह रहे हैं और उनको मुआवजा देने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि भवन उनके जो है पैतृक भवन बने हैं उनके पुरखों के जमाने से, लेकिन जब वो जमीन देखते हैं तो जमीन सरकारी उसमें भूमि पे है। और कई जगह पे ये भी है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। एक मैं देख रहा था कि 10 साल पुराना बिजली का बिल। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि मकान हमने साल भर पहले बनाया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी, मैंने साल भर पहले ही मकान बनाया और मकान बनाते ही आपदा आ गई और मेरा साल भर पहले का बिजली का बिल। तो मैं ये चाहता हूं सरकार से कि जिस दिन आपदा आई उससे 1 महीने पहले का कोई भी वो अगर वहां पर प्रूफ दें, साक्ष्य दें, तो उसको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सरकार में भी मैं आपदा में बोलते रहा। मेरे दारमा क्षेत्र में जो उसमें आपदा आई थी, कुछ बरसात से, कुछ बर्फबारी से तमाम पुल टूट गए थे। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से और खुद मैंने भी उनके साथ बैठ के ये कहा कि भाई आप लोग खोलिए और हम आपको आपदा में इसका भुगतान करेंगे। सरकार कहती कि हमने पैसा दे दिया, लेकिन लोक निर्माण विभाग से दुर्भाग्य की बात है कि 2020-21 का अभी तक उनका जो है बॉन्ड नहीं बना और आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि हमारा विधायक जी भुगतान नहीं होगा। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि आप उसमें भी निर्देशित करें। आज बहुत से, मैं आपको एक हमारा 14 वैली का जो है लाइफलाइन कहूंगा, थानीधार के जो सड़क है, आपदा खत्म हुई, आज जो है दिसंबर का महीना चल रहा, सितंबर में आपदा खत्म हो जाती, इस बार अक्टूबर तक चला, आज भी वो सड़क नहीं खुल पाई। ऐसे कई गांव के जो है पैदल रास्ते हैं जिन रास्तों का जो है पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आपदा में पुल बह जाते हैं, रास्ता बह जाता है। जब हम आपदा में एस्टिमेट भेजते हैं तो आपदा से ये कहा जाता है कि पुनर्निर्माण नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि भाई जो पुल बह गया आपदा से नहीं बनेगा तो सरकार उसको बनाने को तैयार नहीं, तो कैसे बनेगा? आप लोगों ने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया में, स्कूल के बच्चे कहीं पर रस्सी पकड़ के आ रहे हैं तो कहीं नदी में जो है छलांग मारते हुए आ रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बड़ा दिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखा, 4 बार आए, मैं उसमें दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं, 4 बार आए, उन्होंने कई मामलों में घोषणा भी की है। मैं ये चाहता हूं कि जो सरलीकरण है, जो वहां पर दिक्कत आ रही है हमारे, कम से कम उसका निराकरण हो। और ये आपदा में हमारे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं 60 से 65 परिवार इस बार खोतला में। लेकिन अगर हम नियम के हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से आपदा का नियमावली है, तो केवल 20-25 परिवारों को ही मुआवजा मिल पा रहा है, बाकी के हमारे जो ST-SC के जो परिवार हैं वो वंचित रह रहे हैं। दूसरा, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2013 की तर्ज पर प्रति परिवार को, एक घर में रहने वाले प्रति परिवार को मुआवजा देंगे, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि वो मुआवजे की श्रेणी में उनको लिया नहीं जा रहा। उनको कह रहे हैं कि आप 10 साल पुराना रिकॉर्ड दीजिए। मैं ये चाहता हूं, तो ये हमारी एक मानवता है और आप सब पर्वतीय स्थिति आप जानते हैं। एक घर हमने जो है, अब मेरे बुजुर्ग सही थे, उन्होंने एक घर बनाया 4 कमरे का, 4 बच्चे हो गए, बच्चे भी रोजगार रहे, वो चारों कमरे 4 भाइयों के हिस्से आए, अलग अलग 4 लोग रह रहे एक परिवार में, परिवार स्तर में नाम अलग है, राशन कार्ड अलग है, लेकिन उनकी स्थिति नहीं थी कि वो दूसरा घर बना पाते। लेकिन जब वो मकान बह गया तो राजस्व विभाग कहती है कि भाई ये तो एक ही मकान है। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सक्षम होता तभी तो मैं घर बनाता,
अगर हम 1,01,900 अगर चारों को देंगे तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की अभी मैं सुन रहा था उस समय उत्तराखंड आंदोलन कई बातें कर रहे थे। उत्तराखंड की राज्य की मांग इसीलिए की गई थी कि यहाँ जो है पहाड़ की जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। और आज पर्वतीय क्षेत्रों में जो है जिस तरह की समस्याएं बन रही हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। और पिछले 20-21 के लोगों के जो, कोई बात नहीं भाई, देखिए फोन बदले के लिए है, माननीय अध्यक्ष जी का पीठ से निर्देश है। और सुनिए, ये आप लोगों ही मैं कह रहा हूं, आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, हमने कभी फोन नहीं उठाया, गलती से हो रहा है। चलिए आप बोलिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो 20-21 के लोग भी हैं जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया, और एक दुर्भाग्य की बात है मेरे यहाँ आपदा का, मैं बताता हूं कि मेरे यहाँ छलमा छिलासो गांव है, 80 बस्ती है, उस बस्ती के लोगों को पुनर्वास कराया गया। पुनर्वास में उन्होंने जहां पर जमीन दी, राजस्व विभाग ने नहीं माना। राजस्व के पटवारी से लेकर उनकी इतनी हठधर्मिता थी कि उन्होंने गांव वालों की अनसुनी करी और दूसरी जगह पे जो है मैदान बना दिया, बोला यहां मकान बनाओ। दुर्भाग्य की बात, आज फिर उस जगह पर आपदा आ गई। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी दंडित कार्रवाई होनी चाहिए। भूवैज्ञानिक की हम टीम भेजते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं जाते, वो दूर से जाके जो है अपने जो खाना पूर्ति है उसको कर देते हैं, जिससे कि फिर आपदा प्रभावितों को जो है आपदा का सामना करना पड़ता है। अभी हमारा फिर जो है हेमंत का समय आ रहा, बर्फबारी हो जाएगी। मैं दारमा वैली का इसलिए विशेष कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो है दारमा के जितने पुल बहे थे या जो हेमंत में टूट जाते हैं पुल है, अब जब हम माइग्रेशन के लिए मार्च के महीने में जाते हैं तो हम गांव के प्रधानों से कहते हैं आप बना दो, हम आपको भुगतान करेंगे, लेकिन 2 सालों से वो वंचित हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई हमें पिछले 2 साल से हमारा भुगतान नहीं मिला। जो गरीब लोग, जो पैसे वाले हैं वो तो तराई में आ गए, नौकरी पैसे वाले भी तराई में आ गए, जो गाँव में गरीब आदमी वही गाँव में निवास कर रहा है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, पशुपालक की आय दुगनी करेंगे, पशुपालक को उसके पशु के जो है दुर्घटना का हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और उसको माइग्रेशन जाते समय उसके लिए हम रास्ते नहीं दे रहे हैं। आज मेरी विधानसभा में इस तरह के दुर्गम रास्तों के कारण 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई, और कई मामले अभी मैं देख रहा हूं कि 20-21 के जिनकी आपदा के तहत मौत हुई थी उनको मुआवजा नहीं मिला। एक बरम का मामला, एक 80 का परिवार था, उस व्यक्ति का मेरे को भी फोन आया, मैंने कहा उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, सब कुछ हुआ। पटवारी ने उसका पैसा इसलिए वापिस किया, पटवारी कहता है कि पोस्टमार्टम में ये नहीं लिखा है कि इसकी मृत्यु ऐसी हुई। अब पटवारी निर्धारित कर रहा। कोई आदमी मट्टी के अंदर दब गया, बुजुर्ग आदमी था, तो दम घुटने से उसकी मृत्यु, उसमें लिखा है कि इसकी दम घुटने से मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री से जो 1 लाख अतिरिक्त मिलता है वो तो वापिस कर दिया, उसके साथ साथ जो 4 लाख रुपए हम जो है मृत्यु पे देते हैं वो पैसा भी वापिस कर दिया। मैं चाहता हूं कि पीठ से निर्देश हो, मजिस्ट्रेटी जांच हो, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा जो इस तरह के जो घटनाएं हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मैंने 2020 में मैं खुद आपके ब्यास घाटी में जा रहा था, हमारे देखते देखते एक 24-25 साल का युवा जो है आपदा की चपेट में आके काली नदी में समा गया, उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। उसके 2-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। जब वो महिला हमारे सामने आती है तो कहती भैया विधायक है, मेरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं क्योंकि हम भी कानून से बंधे हुए हैं, और पटवारी लिखने को तैयार नहीं। पटवारी ये कहता है कि ये बह के मरा है। अगर हमारे राजस्व की टीम अगर खुद निर्धारण करने लगे कि इसकी मृत्यु ऐसे हुई, ये हुई है, तो पर्वतीय क्षेत्र में इससे बड़ा जो है एक गलत मैसेज जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम मामलों में एक मजिस्ट्रेटी जांच कराएं और इनको जो जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया उनको मुआवजा दें। दूसरा, जो कई समय से हम लोग जो है आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं, एक संज्ञान में ये भी आया कि जिनको हमने अग्रिम किस्त दे दी पुनर्वास की, सेकंड किस्त का पैसा नहीं मिल पाया। तो मेरा ये मानना है कि उनको सेकंड किस्त का पैसा भी दिया जाए, टाइम पर हम पैसा देंगे तभी वो भवन बना पाएगा, फिर आपदा आने को तैयार है। और आज दुर्भाग्य है कि इस बार आपदा, जहां पर हमारा आपदा केंद्र है धारचूला में मिनी स्टेडियम, उसमें एक महिला की मृत्यु होगी, होने को मृत्यु उसकी स्वाभाविक हुई, लेकिन वहां पर जहां पर 60 परिवार रह रहे हैं उस जगह पर उसका जो है जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है उसका क्रियाक्रम वो भी नहीं कर पा रहे। इसी तरह हमारा धारचूला देहात का गांव है सिनिया खोला का, मैंने पिछली बार भी कार्य स्थगन में मामला लाया था, 11 SC परिवार है, आज भी वो 3 छप्पड़ों में बैठ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका जो है मुझे जो है आपसे उम्मीद है कि आप एक मातृशक्ति हैं, और मातृशक्ति का जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है।
ये समाप्त। क्योंकि कभी आप लोग अगर उनके बीच जाए, खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष जी गए थे, जब उनके आंसू आते हैं, उनके बच्चों की हालत देखते हैं, तो हमसे भी रहा नहीं जाता। मैं ये चाहता हूं कि आपदा प्रभावित चाहे कोई भी हो, उनके साथ न्याय हो, उनको मुआवजा दिया जाए। इसी तरह हमारा धारचूला का जो एल धारा है, सरकार ने उसकी सारी व्यवस्था की है, लेकिन मैं चाहता हूं जब तक हमारा वो एस्टीमेट बने तब तक बीआरओ को करोड़ों रुपए का जो है टेंडर दिया गया वो मलबा हटा दे, जिससे कि फिर दोबारा हमारा जो है धारचूला डैमेज न हो। अगर 2019-20 में अगर वो मलबा हटा दिया गया होता तो आज धारचूला मल्ली बाजार जो है वो आपदा की चपेट में नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस आपदा के मामले में मेरे नियम 58 की सूचना पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर जो है इसमें चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद।